स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से दृष्टि पीसीएस के यूपीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और आज के अपने इस सेशन में हम जिन सवालों के बारे में चर्चा करेंगे वो सवाल बीते हफ्ते राज्य में जो भी खबरें सुर्खियों में रही, यानी कि ऐसी खबरें जो कि आप सभी के परीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, उन पर कोई भी सवाल आगामी परीक्षा में समसामयिकी से जोड़ करके बनाया जा सकता है या उनकी पृष्ठभूमि से संबंधित या उनसे जुड़े अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना या कोई महत्वपूर्ण तथ्य के आधार पर ऐसे सवालों की बनाए जाने की संभावना बनती है, तो उन्हीं सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में हम न केवल उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे बल्कि उनसे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, कोई सूचना है या उनकी पृष्ठभूमि जिससे कि सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। तो आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से सवाल है जो आज के सेशन में शामिल किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल है, राज्य सरकार कहां पर फार्मा पार्क विकसित करेगी? विकल्प है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या उपर्युक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी जिले शामिल हैं या जो मुख्य जिले हैं वहां पर प्रदेश सरकार की ऐसी मंशा है कि वहां पर फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किए जाए और इसके अंतर्गत कई जिले शामिल किए गए हैं। तो जो विकल्प में दिए गए हैं गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर, तो ये तीनों जिले भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो इस प्रश्न का इस तरह से जो उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। तो आइए इससे कुछ जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मध्य उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उसको फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में विकसित करने की मंशा है सरकार की। और इसके तहत मेडिकल डिवाइस पार्क की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो जिला चुना गया है गौतम बुद्ध नगर चुना गया है और गौतम बुद्ध नगर में स्थित जेवर पोर्ट के पास जो जमीन खाली थी उसको चिन्हित कर लिया गया है इस मेडिकल डिवाइस पार्क को विकसित करने के लिए। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो फार्मा पार्क की, तो इसके अंतर्गत गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर और हापुड़ में फार्मा पार्क निर्माण किए जाने की बात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं क्योंकि आगामी परीक्षा में ये जो स्थान दिए हुए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं कि कोई भी स्थान दे करके प्रश्न बनाया जा सकता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितनी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है? विकल्प है 8, 13, 15 या 20। तो जितनी भी मल्टीनेशनल मुख्य कंपनियां हैं जो भारत में कार्यरत है या भारत में कार्य करने की इच्छुक है, तो ऐसी कंपनियों के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया गया था और इसके अंतर्गत 13 कंपनियों को आमंत्रित किया था जो कि सीधे तौर पर किसानों से संपर्क करके उनकी फसलों से संबंधित जो भी खरीद फरोख्त है, क्रय विक्रय है, उसका क्या मूल्य होगा उसका निर्धारण सीधे किसानों से करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिनको कि देखना महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो कंपनियों की अगर बात करें तो मुख्य कंपनियों में आईटीसी, पेप्सिको या बिग बास्केट जैसी जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन्हीं की तरह 13 कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित किया गया था। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार या कह लें योगी सरकार जो है राज्य में, वो एग्रीटेक किसान गवर्नमेंट पार्टनरशिप मॉडल विकसित करने जा रही है और इसके अंतर्गत बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम किया जाएगा जिससे कि जो भी एग्रीटेक कंपनियां हैं इस मॉडल पर निवेश करने के लिए तैयार हो सके और जिससे कि राज्य में किसानों के हित के लिए कंपनियां बुलाई जा सके, जो कि किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं खासकर निवेश को लेकर के, तो निवेश के माध्यम से किसानों को जो भी लाभ मिल सकता है राज्य स्तर पर सरकार के द्वारा उसको दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही इस मॉडल को विकसित करके। इसके अंतर्गत एग्रीटेक कंपनियां किसानों और सरकार के बीच साझेदारी का मॉडल विकसित किया जाएगा और उसी के अनुरूप सरकार अपनी नीतियों का निर्माण करेगा, यानी कि ऐसी नीतियां जो कि किसानों से संबंधित होंगी। तो उन नीतियों का निर्माण जो है किसानों, एग्रीटेक कंपनियों और सरकार के साझेदारी के आधार पर निर्मित की जाएंगी। इससे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, हर घर नल कनेक्शन देने में राज्य का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? यहां पर याद रखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में पहले स्थान की बात नहीं पूछा जा रहा बल्कि देश में पूछा जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो हर घर में नल कनेक्शन देने के लिए न केवल प्रदेश में बल्कि देश के स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल आया है? तो विकल्प है शाहजहांपुर, बुलंदशहर, बरेली या बदायूं। तो उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर है यह देश में हर घर में नल कनेक्शन देने के लिए अव्वल स्थान पर रहा है, यानी कि 100% जिले में इसने नल कनेक्शन की उपलब्धता 1 माह के अंतर्गत लोगों को मुहैया कराई है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार द्वारा जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में ऐसे घर जहां पर जल की सुविधा अभी तक नहीं पहुंच पाई थी, तो ऐसे इलाकों में या ऐसे घरों में जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं वहां पर हर घर में जल की उपलब्धता बन सके, तो इसके लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत शाहजहांपुर जो है देश में अव्वल स्थान पर आया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बुलंदशहर, बरेली, मिर्जापुर ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और इसके अंतर्गत अलग अलग श्रेणियों में यह स्थान इन जिलों को दिया गया है। और खासकर अगर बात करते हैं तो ये चारों जिले यानी कि शाहजहांपुर, बुलंदशहर, बरेली और मिर्जापुर, इनके अंतर्गत जिले की जो वाटर क्वालिटी है, साथ ही साथ महिलाओं को जल जांच का प्रशिक्षण के अंतर्गत जो भी मापदंड थे उस पर इन्होंने अपने आप को साबित किया है, जिसकी वजह से उन्हें ये अलग अलग स्थान दिए गए हैं। और खासकर अगर बात करते हैं तो इन श्रेणियों में आने के लिए क्या मापदंड है, क्या पैरामीटर्स है, तो मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में इनको कैटेगराइज किया गया है। अगर बात करें जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की, तो इसमें 4 श्रेणियों में 1 माह में 100% नल कनेक्शन देने वाले जिले को फ्रंट रनर के रूप में, वही 75% से अधिक और 100% से कम वाले जिले को नल कनेक्शन के लिहाज से उन्हें हाई अचीवर्स और अचीवर्स की श्रेणी में, और 50% से अधिक और 75% से कम नल कनेक्शन देने वाले जिलों को अगर हम बात करें तो उन्हें हम परफॉर्मर्स की श्रेणी में, और साथ ही साथ ऐसे जिले जो 0% से ज्यादा और 25% से कम कनेक्शन देने में सक्षम रहे हैं, तो ऐसे जिलों को हम एस्पिरेंट की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि ये 5 कैटेगरियां हैं जिनमें के शहरों को या जिलों को कैटेगराइज किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती कब मनाई जाती है? 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर या 19 नवंबर? महारानी रानी लक्ष्मी के बारे में शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी ही नहीं बल्कि एक आम आदमी की भी बात करें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इस नाम से परिचित ना हो। इनके लिए एक फेमस कविता भी है, प्रसिद्ध कविता, बुंदेले के हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म था 19 नवंबर 1828 को हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था एक मराठी परिवार में हुआ था, और 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी, यानी 1842 में इनका विवाह कर दिया गया था। तो आइए इनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म की अगर बात करें तो 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, और 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उनमें इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और इनके बचपन के अगर नाम की बात करें तो मणिकर्णिका था, लेकिन इनको लोग प्यार से मनु भी कह करके बुलाया करते थे। और बचपन से ही इन्होंने शिक्षा दीक्षा जो ग्रहण की उसमें मुख्य रूप से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा शामिल थी, और इन्होंने नाना साहब और तात्या टोपे से घुड़सवारी और तलवारबाजी की कला सीखी थी। यानी कि अगर हम बात करें इनके गुरु की, जो मुख्य रूप से अगर घुड़सवारी और तलवारबाजी की बात करते हैं तो इसमें 2 नाम शामिल हैं, नाना साहब और तात्या टोपे। और 1842 में इनका विवाह हो जाता है झांसी के नरेश गंगाधर राव नवलकर से। तब इनकी जो आयु थी मात्र 14 साल थी। तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही जो इनके जीवन से आधारित है, इनके जीवन से जुड़ी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्द ही राज्य सरकार द्वारा राज्य में कौन सा प्राधिकरण बनाया जाएगा? विकल्प है राज्य खेल प्राधिकरण, राज्य विकास प्राधिकरण, राज्य कृषि प्राधिकरण, और सबसे अंत में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
तो भारत सरकार के अंतर्गत भारत खेल प्राधिकरण के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण बनाया जा रहा है, यानी कि इसका गठन किया जा रहा है। इससे संबंधित अगर कुछ बातें देखें तो राज्य की जो खेल नीति है उसका प्रारूप बना लिया गया, यानी उसका मसौदा बना लिया गया है और इसको जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा अंतिम रूप देने के लिए। भारतीय खेल प्राधिकरण के तर्ज पर ही प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण को बनाए जाने की मंशा है सरकार के द्वारा, और इसके अंतर्गत ओलंपिक खेलों के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं इस प्राधिकरण के द्वारा मुहैया कराई जाएगी, यानी कि ओलंपिक खेलों की सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत मौजूद होंगी। और रही बात इसके कार्य करने की, तो जिस तरह से भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटर्स काम करते हैं वैसे ही राज्य खेल प्राधिकरण भी कार्य करेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए राजकीय खेल प्रशिक्षण संस्थान का भी गठन इसके अंतर्गत ही किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए न्यायालय भवन बनाए जाएंगे? विकल्प है 5, 7, 10 या 12। आम जन को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 10 जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए न्यायालय भवन के निर्माण कराएगी। और इनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में आधुनिक कोर्ट बनाए जाएंगे, यानी कि ऐसे कोर्ट या ऐसे कोर्ट कक्ष जिनमें जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं, चाहे कि वो डिजिटल प्रेजेंटेशन के लिए हो या जो अधिवक्तागण हैं उनके चैम्बर्स को लेकर के, कैंटीन्स को लेकर के, यानी कि जो भी सुविधाएं तमाम एक आम जन को मिलनी चाहिए जिससे कि त्वरित न्याय उनको मिल सके, उसके लिए सारी सुविधाएं इन नए कोर्ट परिसर में या नए कोर्ट कक्ष में मौजूद होगी। इसके अंतर्गत आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में नए न्यायालय भवन को बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों से 15 दिन के अंतर्गत इसका मसौदा यानी कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार करके डिजिटली तौर पर प्रेजेंटेशन देने की बात कही गई है। और इनमें कौन कौन सी सुविधाएं होंगी मुख्य रूप से, तो इसमें अधिवक्ता चैम्बर, कैंटीन, पार्किंग, सेमिनार हॉल, आवासीय कॉलोनी इत्यादि शामिल होंगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किस उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया जा रहा है? विकल्प है मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, फतेहपुर सीकरी की नान खटाई या उपर्युक्त सभी। यहां पर जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स टैग की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे उत्पाद जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में ही निर्मित किए जाते हैं और वो अपनी विशिष्टता और अपनी गुणवत्ता के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित किए जाने के कारण प्रसिद्ध है। तो ऐसे चीजों को या ऐसी उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आवेदन किया जा रहा है, जिसमें मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, फतेहपुर सीकरी की नान खटाई तीनों ही शामिल हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसके अलावा एक दो और उत्पाद भी है, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम है, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, यानी कि प्रत्येक जिले से किसी एक उत्पाद को वैश्विक पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर प्रसिद्ध करने की कोशिश की जाएगी, उसको पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि उससे संबंधित यानी कि उसके उत्पादन में जो भी किसान जुड़े हुए हैं या जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके हितों को साधा जा सके, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अब अलग अलग जिलों के खास खाद्य उत्पादों को भी अलग अलग पहचान दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, फतेहपुर सीकरी की नान खटाई, अलीगढ़ की चमचम मिठाई, कानपुर का सत्तू और बुकनू, इन सभी खाद्य उत्पादों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया जा रहा है। अब जीआई टैग के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया, तो लेकिन एक बार यहां पर और अच्छे से समझ लेते हैं कि जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक, यानी कि ऐसे कृषि या प्राकृतिक या निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है
यानी कि जीआई टैग की अगर हम बात करते हैं तो जीआई टैग हमें एक ऐसा आश्वासन देता है किसी खाद्य पदार्थ या किसी उत्पाद के बारे में जो कि कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में आश्वासन दिलाता है। और ये जो उत्पाद है ये किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताएं और गुणों का समावेशन हो जाता है। ये इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें रही, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2023 में प्रीलिम्स की जो भी परीक्षा आयोजित की जाएगी, उस परीक्षा के लिए दृष्टि संस्थान की ओर से पाठ्यक्रम की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं और ये कक्षाएं 14 नवंबर से प्रारंभ की गई है। और ये कक्षाएं जो होंगी ऑनलाइन मोड पर होंगी, जो कि आप सभी को दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से मुहैया कराई जाएगी। इस कोर्स की जो फीस रखी गई है मात्र 16,000 रुपए है एवं इससे संबंधित जो भी विशेषताएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर दी हुई है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। हालांकि ये कक्षाएं 14 नवंबर से प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन ये कक्षाएं जो है रोटेशन मॉडल पर चलती रहती हैं, यानी कि कोई भी विद्यार्थी कभी भी किसी भी टाइम प्रवेश ले सकता है और अपनी तैयारी को शुरू कर सकता है। तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को चाहिए या आप लोग इसमें प्रवेश लेने के इच्छुक है तो इस दिए गए संपर्क सूत्र पर संपर्क करके अपनी जानकारी ले सकते हैं और इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन एवं मुद्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? विकल्प है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या गोरखपुर। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जो एंटीक चीजों को रखना पसंद करते हैं, यानी कि जो पुरानी वस्तुएं हैं जिन उनको रखना उनका शौक होता है। ऐसे में ही सिक्के या नोट भी लोगों को रखने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका शौक होता है कि पुराने सिक्कों या पुराने नोटों को कलेक्ट करके रखना। और इसी के लिए लखनऊ में भारतीय मुद्रा परिषद का 104वां वार्षिक मेला या वार्षिक सम्मेलन लगाया गया है और यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से जो भी ऐसे लोग हैं जो कि पुराने नोटों या पुराने सिक्कों रखने का शौक रखते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को एक बार देख लेते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान कई नोट और कई सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत आज लाखों में है। तो अभी इसी के मद्देनजर लखनऊ स्थित गोमती नगर में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो लखनऊ में स्थित गोमती नगर, तो विकल्प में कभी कभी गोमती नगर भी दे सकता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 4 जगहों का नाम दे देगा, लखनऊ से ही 4 जगहों का नाम दे देगा, तो उसमें जो सही उत्तर हो जाएगा गोमती नगर हो जाएगा। और किस संस्थान में आयोजन किया गया इसका? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। तो यहाँ ये दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो इन दोनों का स्थानों का भी रिवीजन साथ में हो जाए। तो कौन सा वार्षिक सम्मेलन था? ये 104वां वार्षिक सम्मेलन था। और यह सम्मेलन कुछ इस तरह था कि कोई भी व्यक्ति इसे देख करके दंग रह जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत पुराने से पुराने जो भी सिक्के हैं, जो भी नोटें हैं यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो आज के युग में भी पुरानी मुद्रा के शौकीन लोग आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे और ऐसे लोगों में पुरानी नोट और सिक्के रखने की जो ख्वाहिश होती है आज भी बनी हुई है। और इसी बात को ध्यान में रख करके इस तरह के मेले का आयोजन अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर किया जाता रहता है, जहां पर देश के अलग अलग राज्यों से आकर लोगों द्वारा कई स्टॉल भी लगाए जाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में राज्य कैबिनेट ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसमें अगले 5 वर्षों में कितनी मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य किया गया है? विकल्प है 22,000 मेगावाट, 25,000 मेगावाट, 28,000 मेगावाट या 30,000 मेगावाट। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और इस कैबिनेट के मीटिंग में नई सौर ऊर्जा नीति के जो मसौदा था उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नई सौर ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ऊर्जा उत्पादन के लिए जो भी गैर परंपरागत स्रोत हैं उनके इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। यानी कि ऊर्जा उत्पादन में अब तक हमने जो भी
परंपरागत स्रोत हैं उनकी सहायता ली थी, उनको छोड़ करके अब ऐसे साधनों की, ऐसे संसाधनों की तलाश की जा रही जो कि गैर परंपरागत होते हैं, यानी कि गैर परंपरागत संसाधनों का इस्तेमाल करके इसके अंतर्गत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में जो है 22,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। और अभी हाल ही में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को तलाशने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए राज्य की कैबिनेट की मीटिंग में नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत इसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन यानी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 22,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में रखा गया है। इसके तहत जो राज्य सरकार है 7698 करोड़ रुपए अलग अलग मदों पर खर्च करेगी। अगला सवाल है, राज्य सरकार निजी क्षेत्र के निवेशकों को आईटी पार्क पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी? विकल्प है 20%, 22%, 24% या 25%। अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग के अंतर्गत आईटी नीति को भी मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इसके तहत राज्य में कोई भी ऐसा निवेशक जो कि निजी तौर पर आईटी पार्क के निर्माण की बात करता है तो उसे 25% की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट देने की भी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा या इस आईटी नीति के अंतर्गत की गई है। तो आइए इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। इसके तहत प्रत्येक रीजन यानी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में आईटी सिटी बनाने और हर डिवीजन में एक आईटी पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं यानी आईटी पार्क से संबंधित अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य में, तो मुख्य रूप से लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा का ही जिक्र आता है जब कभी भी अगर प्रदेश में हम बात करते हैं आईटी पार्क की। लेकिन अब इसका विस्तार किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत प्रत्येक डिवीजन में एक आईटी पार्क बनाने का लक्ष्य राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो निजी क्षेत्र के जो निवेशक होंगे आईटी पार्क बनाते हैं तो उन्हें 25% या 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ स्टैंप ड्यूटी में 100% भी तक की छूट भी दी जाएगी। आईटी सिटी की अगर हम बात करते हैं तो आईटी सिटी के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 25% या मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें रही, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा हमारे आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस सवाल के साथ हम आज के अपने एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि जिन सवालों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप तक पहुंचाया गया वो आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपका सुझाव है, इसके माध्यम से हम आप सभी तक अपने इस सेशन को और बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।